जम्मू कश्मीर से मुत्तलिक हदबंदी कमीशन ने मरकजी सरकार को हतमी रिपोर्ट की पेश। सरकार ने हदबंदी से मुत्तलिक नोटिफिकेशन भी किया जारी। सीटों के बंटवारे और अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके की तजवीज पर कोई तब्दीली नहीं। सोनवार हलका इंतखाब का नाम बदलकर लालचौक रखा गया। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर महबूबा मुफ्ती ने दिया बयान। कमीशन को बताया बीजेपी का एक्सटेंशन। कहा कमीशन पर भरोसा न था न है। कमीशन के कयाम को कश्मीरियों की डिसएम्पावरमेंट से किया ताबीर। और करालपुरा चाडोरा में सड़क हादसे के दौरान एक नौजवान की हुई मौत। सोपोर में एक हफ्ते से लापता नौजवान की लाश को पुलिस ने पुरअसरार हालत में किया बरामद। पुलिस ने वाकू की निस्बत केस किया दर्ज। तहकीकात भी हुई शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त मैं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजूरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर जो दिल्ली से सामने आई है। और दिल्ली से ये खबर कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो जम्मू कश्मीर के हवाले से हदबंदी को लेकर या अलग अलग सीटों की हदबंदी असर न करने के लिए जो मुरतब किया गया था या जिससे कंस्टिट्यूट किया गया था, अब उसकी हतमी रिपोर्ट आज पेश की गई है। और हतमी रिपोर्ट पेश होने के बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन और ऑर्डर भी जारी हुआ है और इस हवाले से बाज़ाब्ता गैजेट में इसे शामिल भी किया जा चुका है। यानी हदबंदी रिपोर्ट और हदबंदी कमीशन काफी वक्त से जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि ज़ेर बहस था, क्योंकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से इस कमीशन पर अलग अलग राय का इजहार किया गया है। लेकिन हतमी रिपोर्ट आने के बाद यही लग रहा है कि अब जम्मू के अंदर जो 6 निशस्तें बढ़ा दी गई हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई गई, क्योंकि कश्मीर सूबे से लोग यही मुतालबा कर रहे थे कि कश्मीर के अंदर भी मजीद सीटें बढ़ाई जाए और इसमें 7:1 रेशो को खत्म करके इसमें रेशो बढ़ा दिया जाए, लेकिन उसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर भी अब जो है खाका सामने आया है और माना जा रहा है कि उसमें भी कोई तब्दीली उस तजवीज में नहीं लाई गई। अगरचे इस हवाले से पब्लिक सतह पर और उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज हों या उसके अलावा जो इसके एसोसिएट मेंबर्स थे जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी था, उनकी जानिब से अगर भी ये तजवीज दी गई थी कि अनंतनाग को राजौरी और पुंछ के साथ ना जोड़ा जाए, उसके बावजूद कमीशन की जानिब से उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि कमीशन ने जो कुछ तरतीब दिया था उसी के ऐन मुताबिक हुआ है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में अब कुल 90 असेंबली निशस्तें होंगी। जम्मू के लिए 43, कश्मीर के लिए 47, जबकि जो शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिन्हें रिजर्व किया गया है वो 9 होगी, जिसमें 6 जम्मू से और 3 कश्मीर से होंगी। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ है इस खबर को लेकर। सनम, जानना चाहेंगे कि अब डिलिमिटेशन कमीशन की जानिब से हतमी रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है, इसे गैजेट में भी शामिल किया गया है, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, ऑर्डर भी जारी हुआ है। और जो जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, क्या आपको लग रहा है कि उनकी तजावीज जो रखी गई थी, क्या उस पर कोई लबैक हुआ है, कोई उसमें तब्दीली या कोई पेशरफ्त हुई है, और इस रिपोर्ट को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल हिला, आपने कहा कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज को कंसिडर किया गया है। मैं अब जो रिपोर्ट अभी मैंने जो प्रिलिमिनरी के बाद जो दूसरी रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट अभी इलेक्शन कमिश्नर की आई है, नोटिफिकेशन आई है, उसको देख रहा हूं तो मुझे ये लग रहा है कि जो पब्लिक ने भी इस पे ऑब्जेक्शन उठाई थी उनको भी कंसिडर नहीं किया गया है। जिस तरह से प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो पहले आई थी वही है, कोई तब्दीली नहीं है। जिस तरह से जो इल्जाम है, अभी भी मैं एक पॉलिटिकल पार्टी जो श्रीनगर की है, कश्मीर की है, उसका एक लीडर अभी 5 मिनट पहले मैं उससे बात कर रहा था तो उसका यही कहना था, जब उसने मुझे राजौरी
राजौरी का खित्ता बताया। राजौरी की 5 में से 3 सीटें जो है जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं उनको एसटी कर दिया गया है। कश्मीर की 3 सीटें जो हैं उनको जो 3 है कोकरनाग है, गुरेज है और उसके साथ साथ कंगन है, इन 3 को रिजर्व कर दिया गया है। और उसके साथ साथ कश्मीर में जो अनंतनाग को राजौरी पुंछ के साथ मिलाया गया है, श्रीनगर को पुलवामा त्राल के साथ मिलाया गया है, उसको चीज़ को लेके जिस तरह से पीडीपी पहले ही आज बाबा मुफ्ती ने एक बार फिर बताया था कि इस डिलिमिटेशन कमीशन से उन्हें कोई उम्मीद न थी, न है और न रहेगी। उसने सुबह बताया था न रहेगी और साफ उसी तरह से हुआ है जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे एक खदशा था, एक अंदाजा था कि डिलिमिटेशन कमीशन जो रिपोर्ट है जो अब तक हम कहेंगे डिलिमिटेशन कमीशन कश्मीर भी आया था, यहाँ लोगों से मिला था, तब लगा था कि शायद बिल्कुल सनम इसमें जब हम देखते हैं क्योंकि तब्दीलियों की बात आती है, अगर कोई बड़ी तब्दीली नहीं है लेकिन कुछ तब्दीलियां यहाँ पर जरूर नजर आ रही हैं। जैसे सोनवार का नाम बदलकर उसे लालचौक रखा गया है और इसी तरह से जो जूनीमर कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें इससे पहले जड़ीबल को बताया गया था, अब उसको जड़ीबल बताया गया है। और इसी तरह से जम्मू के अंदर भी कुछ तब्दीलियां हम देख रहे हैं कि कुटवा नॉर्थ को जसरोटा और खूर को छम के नाम से भी अब जाना जाएगा। और इसी तरह की जो तब्दीलियां पटवार सतह पर हम देख रहे हैं कि जो कुछ मकामी लीडरान थे या रिप्रेजेंटेटिव्स थे या मकामी लोग थे, उन्होंने अपने अपने हलकों के हवाले से जो तजावीज़ दी थी उसमें किसी हद तक हम देख रहे हैं कि चेंजेस आई हैं हल्के इंतखाब सतह पर जो पटवार खातों की जब हम हालत देखते हैं। देखिए अभी तक अगर इस रिपोर्ट को हम देखें जो अभी हमारे पास पहुंची है उसमें देखें तो कोई बड़ी तब्दीली नहीं है, कुछ माइनर है, नाम तब्दील किए गए हैं। लालचौक की सीट को पहले ही खत्म किया गया था, अब सनवार का नाम बदल दिया गया है। इसी तरह से जो बाकी जो है जिस तरह आपने गुलमर्ग वगैरह की बात की या क्रूरी पटन की बात की, नाम बदलने की बात हुई है। श्रीनगर के जोनीमर का नाम बदल के वो जड़ीबल किया गया है, कुछ नाम बदलने या जम्मू में कुछ सीटों के नाम बदलने का जो मामला था उसको नाम बदला गया। ओवरऑल पटवार जो है देखिए अभी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आया हुआ था, उसमें लिखा गया था कि मुझे अलग डिलिमिटेशन कमीशन बताया कि मेरा वोट किस कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो वो सिचुएशन जो है जो लोगों को इस तरह का जो था नॉर्थ को साउथ से जो मिलाने का सिलसिला था उसमें कोई तब्दीली नहीं है। जितने भी रिएक्शन देखे गए थे, जितने भी ऑब्जेक्शंस कश्मीर में लोगों ने किए थे उनको लगभग कहीं पे भी कंसिडर नहीं किया गया है। माइनर कुछ है अगर है वो तो नेग्लिजिबल वाली बात है, यानी अगर कुल मिला के देखा जाए तो अगर 100% ऑब्जेक्शन आई थी तो 10% के आसपास हम पहले भी बता रहे थे कि 10% पे ही नजरसानी होगी, तो लगभग 10% है। लेकिन वो खास तौर पर उस तरह की नजरसानी है जिसको हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल है, कोई फायदा किसी को नहीं है, ये रूटीन का है कि हमने कर दिया बाकी किया कुछ नहीं है। ये इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को अब समझने के बाद यही नजर आ रहा है। लेकिन एक बात जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी कह रही हैं और पॉलिटिकल पार्टीज ने आज दिन पहले भी कहा है कि डिसएम्पावर करने की जो कोशिश थी उसमें शायद डिलिमिटेशन कमीशन कामयाब हुआ है, ये पॉलिटिकल पार्टीज बता रही है। यानी अभी मैंने कुछ देर पहले कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना नुक्ते नजर इस पे जरूर रखेंगे, पहले वो भी देखेंगे कि किस तरह की नोटिफिकेशन है या हतमी रिपोर्ट क्या है, पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि उनकी जानिब से इस पर जो है हतमी राय भी आ जाएगी। लेकिन अब चूंकि जो हतमी रिपोर्ट है वो अब पेश की गई है, बाज़ाब्ता गैजेट में भी इसे शामिल किया गया है और इससे पहले हमने देखा कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जानब से ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट ये कहा गया था कि डिलिमिटेशन कमीशन की हतमी रिपोर्ट आने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कराए जाएंगे। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि अब उसके लिए माहौल साजगार हुआ है? और क्या कहते हैं सियासी पंडित, सियासी मुबसरीन और आपके ज़राए कि क्या अब वाकई जो इंतखाबात के लिए राह हमवार हो सकती है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए हिलाल, अगर इंतखाबात की बात करें तो मैं जिस से भी मिला हूं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनसे अगर बात करते हैं उन सबका यही कहना है कि बीजेपी चाहती है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में उन्हें मेजॉरिटी आए, वो पावर में आए और तब वो इलेक्शन कराएं। और इस वक्त हालात जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी के पॉलिटिकल फिगर्स के वो उस तरह के नहीं है कि बीजेपी यहाँ पे फुल मेजॉरिटी ले जाएगी, सरकार बना पाएगी। तो इसलिए बीजेपी नहीं चाहेगी इस वक्त जम्मू कश्मीर में चुनाव करना। चाहे जम्मू में कुछ सीटें बीजेपी ले ही जाए, लेकिन ओवरऑल जम्मू कश्मीर में पोजीशन इस वक्त बीजेपी की नहीं है और उसके लिए अभी उन्हें बहुत मेहनत करनी है। तो उसमें जब टाइम लगेगा तो उतना टाइम गेन वो करना चाहती है और पॉलिटिकल एनालिस्ट बता रहे हैं कि वो टाइम गेन है, लगभग अभी 1.5 साल का वक्त है, यानी 2024 के जो इंतखाबात होंगे उसके आसपास ही बीजेपी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराएगी। उससे पहले हम देख रहे हैं चूंकि वक्त मुख्तसर है, आखिर में जानना चाहूंगा अब सरकार के पास क्या लॉजिक हो सकता है, क्योंकि सरकार ने इससे पहले डिलिमिटेशन का
नुक्ता रखा था और कहा था कि डिलिमिटेशन जब मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। हालांकि वज़ीर आज़म साहब से लेकर दाखिला वज़ीर साहब की जानब से भी इस पे बाज़ाब्ता बयानात मुतअद्दिद बार आए हैं और उनका मानना था कि डिलिमिटेशन हो जाएगा और उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। अब चूंकि डिलिमिटेशन हो गया है, मुकम्मल हो गया, तो अब क्या लॉजिक बचा हुआ है जिसको बुनियाद बनाकर सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन इंतखाबात को टाल सकती है? देखिए, दो चीजें होती है, एक होती है हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात और दूसरी होती है सिचुएशन। कश्मीर की सिचुएशन को लेके जो पॉलिटिकल पार्टीज है या जो बीजेपी है वो अभी लंबा मैदान मार सकती है। कश्मीर में सिचुएशन जो है, क्राइसिस है, उसके साथ साथ मिलिटेंसी, ये सारी चीजें जो है इसको ये एक बड़ा जो है प्लेटफार्म मुहैया करेगी बीजेपी को। और इस सिचुएशन को लेके बीजेपी अभी बता सकती है कि कंडक्टिव एटमॉस्फेयर इलेक्शंस का नहीं है, इस एटमॉस्फेयर को पहले ठीक करना है, उसके बाद चुनाव लड़ने। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा बीजेपी को और वो वक्त जो है वो ने इस मौके इस चीज से फराम भी हो सकता है। यानी कश्मीर की सूरत हाल एक बुनियाद हो सकती है जिसको लेकर सरकार इंतखाबात को टाल सकते हैं। फिलहाल सनम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये बात भी सामने आ जाती है कि यही वो सरकार है जो कहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल पुरअमन है और पुरअमन हालात के साथ साथ उनका मानना है कि बतदरीज इन हालात में बेहतरी आ रही है और इन टॉल क्लेम्स के बावजूद क्या सिक्योरिटी को एक नुक्ता बनाया जाएगा, क्या इन्हें बुनियाद बनाया जाएगा जिसके राव से या जिसकी बुनियाद बनाकर फिर यहाँ इंतखाबात के प्रोसेस को थोड़ा सा तूल दिया जाएगा। ये चूंकि देखने वाली बात होगी और इस पर अभी सिर्फ राय नहीं की जा सकती है। लेकिन जहां तक मरकजी सरकार का ताल्लुक है, मरकजी सरकार का ये फर्म बिलीव था कि डिलिमिटेशन मुकम्मल हो जाए और उसके बाद 6 माह के बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कराए जाएंगे। डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी हतमी रिपोर्ट जो है वो अब पेश की है, लेकिन उस पर पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कुछ कहना है। महबूबा मुफ्ती ने इस पर फर्स्ट रिएक्शन दिया है। महबूबा मुफ्ती आज अनंतनाग गई हुई थी और ईद के बाद, ईद उल फित्र के बाद वो आज अपने वालिद और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला, पीडीपी के सरपरस्त आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के मकबरे पे आई थी और वहां पर उन्होंने फातिहा ख्वानी की। पार्टी के दीगर लीडरान भी उनके हमरा थे। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों के साथ महबूबा मुफ्ती ने बात की और उस पर उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन बीजेपी का एक्सटेंशन बना हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि इस कमीशन ने आबादी की जो बुनियाद है उसको दरकिनार किया है, यानी सेंसस को दरकिनार किया गया है। ये महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया। उन्होंने यही भी कहा कि हमें इस कमीशन पर कोई भरोसा न था और न है और इस कमीशन का मकसद कश्मीरियों को डिसएम्पावर करना है और यही वजह है कि उनके जो लीडरान हैं वो कमीशन से मुलाकात भी नहीं हुए हैं। और इस तरह से फर्स्ट रिएक्शन जो डिलिमिटेशन कमीशन की हतमी रिपोर्ट पर आ गई है वो महबूबा मुफ्ती, पीडीपी की सदर, साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर की, उनकी जानिब से आया हुआ है। उन्होंने जब मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बीजेपी किस डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो? वो डिलिमिटेशन जो बीजेपी का एक्सटेंशन बना हुआ है, जिन्होंने जो आबादी का जो बेसिस है उसको दरकिनार करके जैसे उनका दिल किया, जिस इलाके को जहां जोड़ा जहां तोड़ा, ये तो इसको पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। हमें तो इस पे कोई भरोसा नहीं है। ये जो 370 को जिस दिन हटाया गया उसके साथ ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसकी जो सिफारिशात हैं ये उसी की कड़ी है कि किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात कम से कम किया जाए, इनको ज्यादा से ज्यादा कमजोर किया जाए, किस तरह इनको डिसएम्पावर किया जाए, ये उसी की कड़ी है और कुछ। हदबंदी कमीशन पर महबूबा मुफ्ती का रद्द अमल और उन्होंने कहा कि वो इसे तस्लीम ही नहीं करते हैं, यानी उन्हें इस कमीशन पर भरोसा ही नहीं था। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने मुतअद्दिद सवालों का जवाब भी दिया जो मीडिया नुमाइंदों की जानिब से उनसे पूछे गए थे, जिसके जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुल्क के अंदर जो हालात अभी हैं वो काबिल फिक्र हैं, यानी उस पर फिक्र करने की जरूरत है। इस माहौल में गुंडा उनसुर को बीजेपी की सरकारें मुकम्मल सपोर्ट कर रही हैं, ये एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा तबाही क्या हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक म्युनिसिपल कमेटी मानने से इनकार कर रही है। यानी उन्होंने दिल्ली के जहांगीरपुरी के अंदर जो हालात हालिया दिनों हुए थे उसके पेश नज़र ये बात कही है और उन्होंने ये भी कहा कि कभी कपड़ों पर, कभी अजान पर मुसलमानों को हरासा किया जा रहा है,
कश्मीर में भी पूरी तरह से मजहबी मामलात में मुदाखलत करते हुए नमाजों की टाइमिंग तक सरकारें तय करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को तजुर्बा गाह बनाया गया है और बाद में इसे पूरे मुल्क में अमलाया जा रहा है। ये महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम है और कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर का इल्हाक महात्मा गांधी के हिंदुस्तान से हुआ है, न कि गोडसे के हिंदुस्तान के साथ इल्हाक हुआ है। बदकिस्मती से मुल्क के मुसलमानों को काफी तंग किया जा रहा है, जबकि इन मुसलमानों की कोई अब बात भी नहीं कर रहा है। जो इस वक्त पूरे मुल्क में हो रहा है वो बहुत ही जो है फिक्र के लायक है, और जो हालात बन रहे हैं खासकर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ जो माहौल पैदा किया जा रहा है, और ये माहौल कुछ गुंडे पैदा नहीं कर रहे हैं बल्कि जो लोग पैदा कर रहे हैं उनको बाज़ाब्ता जो सरकार है इस वक्त बीजेपी की सरकारें जहाँ जहाँ भी है वो इस गुंडा एलिमेंट को पूरा सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ तक कि आपने देखा कि जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद 2-2.5 घंटे तक बुलडोजर चलता रहा, यानी कि बीजेपी ने जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों के बचाव के लिए होते हैं उनको भी इतना कमजोर कर दिया है कि एक म्यूनिसिपैलिटी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन मानने से इनकार करती है। तो इससे ज्यादा तबाही क्या हो सकती है। कभी हिजाब पे, कभी कपड़ों पे, कभी अजान पे, कभी कुछ पे, ये हमने जम्मू कश्मीर में तो पिछले 3 साल हमने ये जुल्म देखे हैं। यहीं से शुरुआत हुई। आज भी आपने देखा कि हमें जो हमारे मजहबी जो हमारे लवाज़िम आते हैं हमें पूरे करने नहीं देते हैं। ईद के दिन भी जामे मस्जिद को बंद रखा, न सिर्फ जामे मस्जिद बल्कि कई जगह जो है ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ने दी, और 7 बजे के अंदर 7:30 के अंदर नमाज पढ़नी, यानी हमारे मजहब में पूरी तरह से मुदाखलत हो रही है इस वक्त। और ये जम्मू कश्मीर जो है ये एक तजुर्बा गाह बन गया है। यहाँ से शुरुआत होती है और उसको फिर पूरे मुल्क में ले जाया जाता है। और आज जो मुल्क के हालात हैं, मैंने बार बार कहा कि जो जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहाँ के सियासी लीडरान के मिजाज भी बदलते रहते हैं, और हमने बाहर की रियासतों में भी देखा और जम्मू कश्मीर के अंदर भी अगर इस तरह का माहौल, चुनावी माहौल अब बनने लगा और मरकजी सरकार अगर अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर भी 6-7 महीने के बाद अब इंतखाबात कराती है तो मुतवक्का है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज इस हवाले से अपने बयानात में शिद्दत भी लाएंगे, क्योंकि ये तजुर्बा यहाँ के लोगों को, मुल्क के लोगों को बरसों से है। बात करते हैं हादसे की, क्योंकि आज करालपुरा चाडोरा के अंदर एक हादसा हुआ और इस हादसे में एक नौजवान जिसकी उम्र 29 या 30 साल की बताई जा रही है, उसकी मौत वाक़ा हुई है। दरअसल सिक्योरिटी पर सवार नौजवान को आज करालपुरा चाडोरा के अंदर एक तवेरा गाड़ी से टक्कर लगी है, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुआ। मज़कूरा नौजवान को जख्मी हालत में SDH हॉस्पिटल यानी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चाडोरा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया है। नौजवान की शनाख्त उमर शेख साकिन रावलपुरा श्रीनगर के बतौर की गई है और बताया जा रहा है कि गाड़ी का ड्राइवर जिस गाड़ी से इसकी स्कूटी को टक्कर लगी थी वो मौके से फरार हुआ। ताहम पुलिस ने इस वाक़े की निस्बत मामला दर्ज किया और जो इसमें फरार ड्राइवर है उसकी तलाश भी शुरू की गई है। बताया ये भी जाता है कि जिस नौजवान की मौत यहाँ इस हादसे में हुई है, ठीक 2 माह बाद उसकी शादी भी होने वाली थी। इस वक्त हम मौजूद हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चाडोरा में। आपको बताते चले आज दिन के करीब 1:30 बजे करालपुरा चाडोरा में एक एक्सीडेंट पेश आया, जिसमें एक 29 साल लड़के ने अपनी जान गंवा बैठी। वहीं पे आपको हम बताते चले एक तवेरा ने एक स्कूटी को टक्कर मारी, जिस पे सवार एक लड़का था जिसका नाम उमर फारूक बताया जा रहा है और जो आस्तानपुरा रावलपुरा का रहने वाला है और जिसकी शादी 2 मंथ के बाद ही होने वाली थी। उसकी जो मौत है ऑन स्पॉट ही वाक़ा हो गई और जो तवेरा है वो स्पॉट से भाग निकला। इस हवाले से चाडोरा के पुलिस स्टेशन ने एक केस भी दर्ज किया और जो तवेरा वाला है उसकी तलाश जारी है। चलिए, ये वाक़ात और हादसात का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जहां करालपुरा चाडोरा के अंदर
ये हादसा पेश आया, वहीं पर सोपोर के अंदर भी आज पुरअसरार तौर पर एक नौजवान की लाश जो है उसे बरामद किया गया है। इरफान नजीर शाह नामी नौजवान पिछले हफ्ते लापता था, यानी पिछले एक हफ्ते से वो लापता था, जो निहारपुरा सोपोर का रहने वाला था। लेकिन आज पुलिस ने उसकी लाश सोपोर टाउन यानी कस्बा सोपोर से बरामद की हुई है। और एक हफ्ते के बाद, हालांकि इस हवाले से जो पुलिस स्टेशन के अंदर लापता होने से मुतल्लिक जो है रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी, लेकिन बदकिस्मती से आज उस नौजवान की लाश जो है पुरअसरार हालत में पाई गई है। और पुलिस को जब ये इत्तला मिली थी तो उसके बाद पुलिस की टीम जाए मौका पर पहुंची और उन्होंने तमाम तर लवाजमात को पूरा करते हुए लाश को अपनी तहवील में ले लिया और मामले की निस्बत FIR भी दर्ज की और इस हवाले से मजीद तहकीकात जो है वो भी शुरू की है। क्या लग रहा है आपको इरफान जो उसकी लाश पाई गई, क्या लग रहा है? जी सुबह निकला, सुबह इसी दिन घर में ही था, 11 साढ़े 11 बजे तक ये निकला मार्केट। फिर उसको 1 बजे तक फ़ोन किया तो उसको बहुत सारी कॉल थी, कोई कॉल रिसीव नहीं हुई उसके एंड से। तो हमने दिन भर कॉल की, रात भर भी कॉल की, लेकिन जब हमने शाम को कॉल की उस टाइम वो बिजी आ रहा था, वेटिंग में आ रहा था, लेकिन रिसीव कोई कॉल नहीं हुई उसकी तरफ से। आपसे जानना चाहते हैं कि कब आपको पता चला कि इरफान की लाश ऑर्चिड्स में? ये तो आज ही पता चला, क्योंकि कल आज सुबह पता चला जब हम देखने गए। कल मतलब कल तक कोई बारामूला के सोपोर इलाके की बात करें, क्योंकि आज सुबह सवेरे तकरीबन 10 बजे के करीब एक बुरी खबर निकल के सामने आई, क्योंकि ये बताया जाता है इरफान नज़ीर शाह, वालिद का नाम है नज़ीर अहमद शाह, ये नारपुरा सोपोर का रहने वाला है। इसकी एज जो बताई जाती है वो 26 साल बताई जाती है, क्योंकि ये ईद के दिन तकरीबन सुबह सवेरे 10 बजे के करीब ये घर से निकला और तब से आज सुबह सवेरे तक ये लापता था। और आज इसकी जो डेड बॉडी है वो सुबह सवेरे ऑर्चर्ड से बरामद की गई, जो ही वहाँ के मुकामी लोग बागात में गए खेती बाड़ी करने के लिए और वहाँ से ये डेड बॉडी को बरामद किया गया। वहाँ पे मुकामी लोग पहुँचे और पुलिस वहाँ पे पहुँची और इस डेड बॉडी को वहाँ। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मौसम की, क्योंकि अब महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई जाहिर की गई है उसके मुताबिक शनिचरवार से एक हफ्ते तक वादी कश्मीर का मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, क्योंकि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मतला अबरालूद है, हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है, कुछ एक जगहों पर दरमियाना दर्जे की बारिशें भी हुई है। तो इस हवाले से महकमा मौसमियात का मानना है कि आज और कल हल्की बारिशें फिर से हो सकती हैं और कल शाम से मौसम में तब्दीली आकर शनिचरवार से मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जो तकरीबन एक हफ्ते तक ऐसा ही रहेगा, यानी एक हफ्ते तक मौसम कश्मीर का बेहतर रहेगा। ताहम आज और कल दिन में दोपहर के बाद हल्की बारिशें या गरज चमक के साथ ओले पड़ने का भी इम्कान है। जो हमारी प्रेडिक्शन है इस हिसाब से आज और कल के बीच में हल्की सी दरमियाने दर्जे की बारिश होगी और इसमें कहीं कहीं गरज और ओले का भी इम्कान है। फ्राइडे के बाद, कल के बाद मौसम में इम्प्रूवमेंट होगी, मौसम खुशगवार रहेगा सैटरडे से शनिचरवार से। तो इसके बाद लग रहा है कि कुछ दिनों में लगभग एक हफ्ते मौसम उमूमन खुशक ही रहेगा, लेकिन ये 1-2 दिन में ये भी फिर मौसम ख़राब होने के चांसेस है, खासकर आफ्टरनून में, दोपहर के बाद जो थंडर एक्टिविटी होती है जिसको हम अपनी भाषा में कन्वेक्शन बोलते हैं, इसमें कहीं कहीं ज़्यादा छींटे पड़ने का इम्कान है और कहीं कहीं गरज चमक के साथ ओले गिरने का भी इम्कान है। कल के मौसम में ये थंडर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसको हम प्रीमॉनसून मौसम बोलते हैं। चलिए आखिर में बात करते हैं MG नरेगा के हवाले से, क्योंकि MG नरेगा के साथ जो मुंसलिक इंजीनियर्स हैं उनकी जानब से आज श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंजीनियर शहनवाज का कहना था कि सरकार उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड इंजीनियरों को दोबारा तैनात किया जाता है, लेकिन नए बेरोजगारों को रोजगार फराहम नहीं किया जा रहा है और उन्होंने मुतअद्दिद इल्जामात जो है वो सरकार पर आयद किए हैं। ऑल J&K टेक्निकल असिस्टेंट मनरेगा का चेयरमैन हूं। तो
मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यही है कि इन्होंने हाल ही में रिटायर इंजीनियरों को इस महकमे में लाया है, जबकि हम बेरोज़गार इंजीनियर पिछले 10-12 साल से अपॉइंट हुए हैं। अभी तक और आज तक ना तो हमारे फ्यूचर के बारे में इन्होंने सोचा है, ना कुछ, सिर्फ इन्होंने रिटायर इंजीनियरों को लाया है और 10,000 की उजरत पे ही हम कंटिन्यूसली बैठे हुए। हमने बहुत प्रोटेस्ट जम्मू में भी, यहाँ कश्मीर में भी बहुत बार मनरेगा सारे जो स्टाफ है उसके साथ किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तो नाज़रीन ये था आज का स्पेशल प्रोग्राम। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।